कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ, इसके बाद बच्चों में मुख्तलिफ मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। और बच्चों पीठ डॉक्टर ये बता रहे हैं कि दर्जा हरारत के बायस नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और ये सारी बच्चों में अलामात हैं और हॉस्पिटल में काफ़ी रश भी है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर हमें ज्वाइन किया है सईद खान साहब ने, और वो हमें बताएंगे कि यानी क्या होना चाहिए और इस वक्त क्या एहतियात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने वक्त दिया हमें। सर मुझे कहिएगा, एक सर्दी में खासतौर पे बीमारियां होती हैं, बारिश हो गई थी कराची में और ये कहते ही है कि बारिश के बाद ये मौसमी बीमारियां जरा खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जी, अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब एंड नादिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। यकीनन जो सर्दियां है ये सर्दी बीमारियां लेके आती है, जिसमें मौसमी जो बुखार है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और इस तरह के अलामात के बेतहाशा बीमारियां मौसम के साथ होती है। लेकिन जब माहौल आलूदा हो और गंदगी ज़्यादा हो और क्लोज कॉन्टेक्ट ज़्यादा हो तो उसमें ये बीमारी मज़ीद बढ़ जाती है। यकीनन बारिश जो है डस्ट को बिठा देती है तो निस्बतन बीमारी कम होती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी कि माहौल पहले से साफ सुथरा और बीमारियां की जो एग्जिस्टेंस है वो कम हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची की आबादी इतनी ज़्यादा है और तरह तरह की बीमारियां मौजूद होती हैं, तो ये बिल्कुल कोई सिर्फ बटन की तरह नहीं है कि फौरी तौर पे बीमारियां कम हो जाएंगी। वक्त थोड़ा सा लगेगा और मौसम की तब्दीली के साथ जो है मजीद इसमें कमी आएंगी। लेकिन इस वक्त सांस की काफ़ी सारी बीमारियां हैं जिसमें वायरल इन्फेक्शन सरपेरेस्ट है इस वक्त, और फिर बैक्टीरियल जो नमूनिया के केसेस है वो काफ़ी सारे आ रहे हैं, खुसूसन बच्चों में। और स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं सर्दियों में उनको सुबह सुबह जाना पड़ता है और क्लोज कांटेक्ट क्योंकि रहता है, तो एक बच्चा अगर क्लास में बीमार हो तो दूसरों को बीमारी लग जाती है। इसी तरह जो बुजुर्ग अफराद है उनमें भी बीमारियों की शिद्दत बढ़ जाती है क्योंकि इनकी इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होता है। तो सांस की बीमारियां काफ़ी कॉमन है इस वक्त। और इस तरह जो जल्दी अमराज हैं स्पेशली क्योंकि जल्द काफ़ी पानी लोग बहुत ज़्यादा नहीं पीते, उनको प्यास की फीलिंग नहीं होती, लेकिन प्यास लगती है लेकिन उनको एहसास नहीं होता और पानी की कमी का शिकार होते हैं, तो जल्द काफ़ी खुश्क हो जाती है और स्किन की जो बीमारियां वो भी बढ़ जाती हैं। इस तरह अस्थमा जिनको सांस की बीमारी होती है या एलर्जी की जो कंडीशंस है वो भी बढ़ जाती है। तो सफाई सुथराई का अगर हम ख्याल रखें और अच्छा, ये निबलाइज करने से कितना फायदा होता है? वो लोग जो काफी अरसे से बीमार हैं, कंजेशन ठीक नहीं हो रही, निबलाइज कैसे करना चाहिए और वो कितना इफेक्टिव है? आपको डॉक्टर साहब उसके लिए लोग जाते हैं हॉस्पिटल, जी जी, 500 रुपए ये दे रहे होते हैं, निबलाइज करके आ रहे होते हैं। मैं कहती हूँ उससे बेहतर है अगर ऐसे फ्रीक्वेंट है तो आप कुछ खरीद लें उसको। बहुत महंगे चार्जेस है, हॉस्पिटल कितना चार्ज कर रहा है, ऐसे उनका तो कुछ भी नहीं जा रहा। क्यों पैसे लेते हैं निबलाइज करने के? हाँ, दो चीजें हैं, मतलब गैर जरूरी हॉस्पिटल जाने से अक्सर ये होता है कि एक बंदा बीमार होता है, दो मजीद बीमार होकर आ जाते हैं। लेकिन कम से कम ये कि डॉक्टर अगर तजवीज करें, पहले मुस्तनद डॉक्टर के तजवीज कुनिंदा जो अद्वियात होती है, निबलाइज की अद्वियात है, वो भी उसकी दार और उसका जो खास दवाई है वो निबलाइजेशन के लिए, तो वो भी दवाई के पैसे ले लें, मास्क के पैसे ले लें, निबलाइज के कौन पैसे लेता है? बिल्कुल हाँ, मतलब लेकिन ये कि गैर रश वाली जगह पे जाने से गैर जरूरी वैसे भी इज्तिनाब करना चाहिए कि हॉस्पिटल वैसे भी काफी सारे मरीज होते हैं, तो अगर बंदा जो जी डॉक्टर साहब कितना अच्छा हो कि हॉस्पिटल्स में ऐसे कुछ काउंटर्स बने हो जिसमें बहुत सारी नेबुलाइज मशीन्स हो और लोग जब तक वेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपना नेबुलाइज उनको कर दिया जाए, नर्सिंग स्टाफ करा दे कि कुछ तो वो बेहतर हो जाए। हाँ कर सकते हैं ना, ऐसी बात तो नहीं है, अंदर भी जाके वही काम होना है। जो इमरजेंसी के जगह है वहां पे है, लेकिन क्योंकि तादाद इतनी ज्यादा होती है तो आपकी बात बिल्कुल एक ऐसे इकदाम नहीं है कि जो पेशेंट के लिए सहूलत हो जाए। और बहुत सारे चीज़ें ऐसी जो घर पे भी की जा सकती है, गैर जरूरी जो विजिट्स हैं उसको भी अवॉइड करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर के मशवरे से घर पे भी नेबुलाइजेशन की जा सकती है। जो स्पेशली हर सीजन में कुछ मरीजों को नेबुलाइजेशन की जरूरत पेश आती है, तो बर वक्त अगर अपने आप को एक तो वैक्सीनेशन लगा लें, जो फ्लू की वैक्सीन है, क्योंकि वो काफी पहले से अगर सर्दी आने से पहले वो लगाई जाए तो ऐसे बच्चों को जिनको फ्लू जो फायदेमंद हो सकता है। जी जी, अगर आपकी इंफॉर्मेशन में है, नीपा वायरस भारत में आया और उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो फेटल भी हो सकता है और बहुत ज्यादा रिपोर्ट हुए, 100 के करीब लोगों को क्वारंटीन भी कर दिया गया है वहां पर। बिल्कुल, और ये आउटब्रेक केरला से शुरू हुई है, 2025 के मिड में शुरू हुई, ओरिजिनेट हुई थी मलेशिया से बाय द वे, उसी और उस विलेज का नाम था जहां से शुरू हुई नीपा।
उसके नाम पे। तो अब ये इंडिया में जो ये वायरस है, इसके सिम्टम्स क्या हैं? ये बैट से इसका से ताल्लुक बिल्कुल है, animal से, इसका ओरिजिन, और ये करता क्या है और कितनी तेजी से फैलता है सिम्टम्स? जी बिल्कुल, ये एक ज़ूनोटिक इन्फेक्शन है और पिछले सालों में भी ये कुछ केसेस रिपोर्ट हुए थे इंडिया में, लेकिन खुशकिस्मती से बहुत ज़्यादा फिर ये वर्ल्ड वाइड नहीं फैले। लेकिन कोविड के बाद तो लोग काफ़ी डर गए थे कि कहीं भी एक दो केसेस रिपोर्ट होते हैं तो लोग घबरा जाते हैं कि शायद ये पूरी दुनिया में ये बीमारी फैल जाएगी। लेकिन अभी तक तो जो महदूद केसेस है वो इंडिया में रिपोर्ट हुए हैं। ये होता क्या है इसमें डॉक्टर साहब? जब सिम्टम्स बताएं, होता क्या है इसमें? ये भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, मतलब सांस के जरिए फैलने वाली बीमारी है। और ये इसका ओरिजिन चमगादड़ या बेड से होता है, लेकिन जब इंसान में मुंतकिल होता है तो फिर इंसान से इंसान में मुंतकिल होता है, जिसमें शदीद बुखार होता है, जिस्म में दर्द होता है, और इसमें जो नर्वस सिस्टम में वो भी इन्वॉल्व हो सकता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है। तो काफ़ी ये जानलेवा साबित हो सकती है। 50 से 70% रिपोर्टेड केसेस है जिसमें ये फेटल हो मरीज की सकता मौत भी है। और लाक हो पाकिस्तान में सकती तो है। ये रिपोर्ट नहीं होना डॉक्टर साहब अभी। अभी तक कोई केस पाकिस्तान में खुशकिस्मती से रिपोर्ट नहीं हुआ, और ये इंडिया कुछ महदूद जगहों पे वहाँ पे रिपोर्ट हुआ है। लेकिन की जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है, इसके जरिए बाकी जगहों पे ये फैल सकता है या मुंतकिल हो सकता है। तो काफ़ी जगहों पे ऑलरेडी इसकी जो स्क्रीनिंग है वो उसके अहकाम जारी कर दिए गए हैं, और जिन मरीजों में या जिन पैसेंजर में और कोई भी अलामात पाए जाते हैं तो उनको मजीद तशखीस के लिए रिकमेंड किया जाता है। सही। और कंटेजियस एक शख्स से दूसरे शख्स को एयरबॉर्न ऐसे लग जाएगा या कांटेक्ट से उसको लगेगा? जी बिल्कुल, ये क्लोज कांटेक्ट जो खांस छींकने से जो मवाद जिस्म से या मुंह से खारिज होता है, वो जब मुतासरा शख्स से दूसरे शख्स सांस के जरिए उनके जिस्म में दाखिल हो सकता है, क्लोज कांटेक्ट से दाखिल हो सकता है। तो ओवरऑल हम कोविड के जो SOPs पे अमल दरामद मुसलसल अगर हम करते जाएं, तो वो जिसमें कांटेक्ट अवॉइड करें, मास्क का और इस्तेमाल केरला SOPs इस है। वक्त केरला लोग जा भी नहीं रहे जहां इसका आउटब्रेक हुआ है। अच्छा, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया।